ट्यूब है, चलो तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलो नाउ unicellular organisms, these organisms are made of single cell, ये सिंगल सेल के बने होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? These are made of, these organisms are made of large number of cells, एक दो नहीं, large number of cells। दूसरी चीज, all activities are performed by one cell only, सारे काम, all activities are performed by one cell only, no division of labor takes place, no division of labor takes place। जैसे कि ये अमीबा है, अभी हम लोगों ने टीवी में देखा था कि नहीं, ऐसे अमीबा, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, तो ये जो खुद ही चलेगा, लोकोमोशन खुद करेगा, खुद ही खाएगा, न्यूट्रिशन खुद लेगा, जो न्यूट्रिशन लेगा उसको डाइजेस्ट भी खुद ही करेगा और खुद ही एक्सक्रीट करेगा, सारा काम ये खुद ही करता है ना, सिंगल सेल है। उसका नाम क्या है? अमीबा। गंदे पानी में रहता है, ठीक है। तो सारा काम ये खुद करता है। और हम लोगों की बॉडी में क्या है? हम लोगों की बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। तुम आँख में कभी तुमने ऐसा ट्राई किया है कि दाल चावल रख दो? बिल्कुल। वो खा पाएगा? आँख नहीं खा पाएगी ना। या ऐसे कहीं स्किन पे दाल चावल रख दो, कह दो फिर ऐसे पट्टी बांध दो, ये खा ले, खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। हमारे में जो काम जिसका है वही वो करेगा। किडनी अपना काम करेगी, आइज अपना काम करेगी, टेस्ट बड्स जीभ अपना काम करेगी। डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं? एक का काम दूसरा कोई करेगा क्या? क्या डाइजेशन का काम आंखें कर सकेंगी? नहीं। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा बताइए? सेल्स आर स्पेशली डिजाइन, आंखों की जो ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक सेल्स, आंखों की सेल को क्या कहते हैं? वो अलग है। ये जो गस्टेटरी सेल्स है वो अलग है, नाक की ऑल्फैक्टरी सेल्स अलग है, और यहाँ की ऑडिटरी सेल्स अलग है, स्किन की सेंसरी सेल्स अलग है, सब अलग अलग सेल्स हैं। उनके आकार प्रकार क्या तुम्हें मालूम है? तुम्हारे इस चैप्टर के दूसरे पेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के शेप बने हुए हैं। उसमें अलग अलग सेल्स में नर्व सेल बना है, स्पर्म सेल बना है, ओवा बना है, चेक करो साची, बने हुए हैं कि नहीं? तो हमारी बॉडी में जो अलग अलग सेल्स है ये क्या बता रहे हैं? उनके काम अलग अलग होंगे, तभी तो उनका शेप अलग अलग है कि नहीं? समझ में आ गया? तो बोलो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अगला पेज पलटो तो देख लो, उसमें सेल्स बने हैं, अलग अलग सेल्स बने हुए हैं कि नहीं? तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं बताइए? आपकी बॉडी में लीवर अलग काम करेगा, किडनी अलग काम करेगी, स्टमक अलग काम करेगा, सबके अलग अलग काम है। तो डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म
different perform different functions। और जबकि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कुछ नहीं है। सिंगल सेल क्या करती है बोलो? सिंगल सेल डज न्यूट्रिशन, खुद ही वो खाना लेगी, खाने को तोड़ेगी, दैट इज रेस्पिरेशन, और खुद ही वो वेस्ट को निकालेगी, एक्सक्रीशन, ये सब काम। जबकि इसमें क्या है, जो लीवर है डज डिफरेंट थिंग, और आइस क्या करती है? लीवर हमारी बॉडी में क्या करता है? रिमूव्स टॉक्सिक वेस्ट, जहर को निकालता है, टॉक्सिक वेस्ट, और आइस ऑब्जर्व्स, किसी चीज को देखती है। तो हमारे में तो डिवीजन ऑफ लेबर है, हमें मालूम है हमारी बॉडी के अंग कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं, एक सेल में तो है। अगला चीज देखो, नाउ इसका जो है इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, वेरी शॉर्ट लाइफ, हो सकता है कि कुछ घंटों की हो, और इसमें इट हैज लॉन्ग लाइफ। अगली चीज, इसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है, क्लेमाइडोमोनास भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। जबकि इसमें क्या होगा? ह्यूमन, काउ, और भी कुछ हो सकते हैं, गोट एंड प्लांट, ट्री, ये सब होगा। ये बात होगी। अब देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, ये अब हम न्यूक्लियस के आधार पर कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो कराया था वो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर कराया था कि नहीं? दैट वाज बेस्ड ऑन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कराया था। लेकिन अभी हम किसके आधार पर कर रहे हैं? वेदर द न्यूक्लियस इज वेल डिजाइन और इट इज नॉट वेल डिजाइन। अगर ठीक तरीके से वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। Prokaryotic. What does it mean by prokaryotic? Those cells which do not have well-defined nucleus. Prokaryotic cells do not have well-defined. इनमें कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, दीज आर यूनिसेलुलर। जब ठीक से है ही नहीं तो क्या ये टिश्यू लेवल तक पहुंच पाएंगे? सेल ग्रुप होती तो टिश्यू बनती है कि नहीं? जैसे हमारी मस्कुलर टिश्यू, ये पोर्शन है इतना टिश्यू कहना है, कहीं से निकाल लो तो टिश्यू है, लेकिन ये टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक सेल होंगे। तो दीज आर यूनिसेलुलर। ऐसा। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? बैक्टीरिया है। जो प्रोकैरियोटिक है उसका एक ही एग्जांपल है, वो क्या है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और इस बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल वाला रीजन है अविश, ये जो बाहर निकला ये क्या है? बोलो। फ्लैजिला।
अच्छा, ये जो बाहर में है ये क्या है? बोलो। पाइलस। और इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो अपने स्ट्रक्चर को अपने अगले आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देगा, ये कोड है, फीचर्स को ट्रांसफर करता है, इसी को डीएनए भी कहते हैं। इस रीजन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड ना, न्यूक्लियोलस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। अच्छा, इसके अंदर जो मटेरियल फील्ड है उसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और इसे क्या कहेंगे? फ्लैजेला। इसे फ्लैजेला कहेंगे। इसके अंदर इसे क्या कहेंगे अविश? बोलो। पाइलस। ये भी इसको लोकोमोशन में मदद करता है। और थोड़े थोड़े इसमें राइबोसोम होंगे जो प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे। इनका नाम क्या है? अभी राइबोसोम के बारे में बताएंगे, लिख लो बस। राइबोसोम, ये इसकी चीज। क्या आप मुझे बताएंगे अभी किसी भी सेल में क्या 3 चीजें जरूर होती हैं? या जेनेटिक मटेरियल और सेल मेम्ब्रेन। तीसरी चीज इन्होंने क्या कही? इसमें क्या रहेगा? बोलो। सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसमें एक सेल वॉल भी होती है। जैसे मैंने बताया था कि खीरा ककड़ी कट टूट जाते हैं, तो जो चीज़ टूटने वाली होती है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, जरा इसका डायग्राम देखो प्रोकैरियोटिक का, तो कैसा बना हुआ है? क्या उसमें सेल वॉल दिखाई गई है? चेक करिए। डायग्राम मिला? तो दैट इज एक इसमें इसको डबल दिखाओ। अंदर वाली होगी सेल मेम्ब्रेन और ऊपर वाली क्या होगी? सेल वॉल। ये तो सेल मेम्ब्रेन अंदर वाले को कहो और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? सेल वॉल। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, ऐसा कहेंगे। अब अगला देखो। नाउ आरिश, मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो जो प्रोकैरियोटिक सेल हो और यूनिसेलुलर भी हो। मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो जो यूकैरियोटिक सेल हो और यूनिसेलुलर हो। ये जो कितना क्लियरली डिसइंटीग्रेट कर दिया इन्होंने। बोला सर इसको आप प्रोकैरियोटिक में रखिए और इन चारों को यूकैरियोटिक। बहुत बड़ी बात है, कंजीनर है, अगली सीट पे बैठे हैं और उसका सीधा इनको फायदा मिल रहा है। इन्होंने बताया सर ये जो है ये भी यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन इनमें वेल डिफाइंड क्या है? न्यूक्लियस। क्योंकि सर अभी अभी आपने वहाँ न्यूक्लियस प्रॉपरली बनाया है, तो सर उसे यूकैरियोटिक में रखिए। सही है? मतलब यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस क्या होगा? बोलो। अब तुमसे एक नया क्वेश्चन, मुझे 4 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक। आप बताओ। बोलो। अमीबा ही बोला तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फ्लैमोटोम। मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताओ प्रचिता जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो। ऐसा एग्जांपल बताओ जो यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर हो। ये देखो सही बात, सर हम ही लोग यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा भी बताओ जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हो, चल फिर ना पाता हो। ऐसा बताओ जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हो और चल पाता हो। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर।
प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इनको हर चीज मालूम है, जाओ मिठाई का सब चीज जानते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? प्रोकैरियोटिक है वो सिर्फ यूनिसेलुलर है, सही है। अच्छा अभी इन्होंने क्या बताया, यूकैरियोटिक सेल्स आर दोस, ईयू प्लस कैरियोटिक। कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। तो प्रो प्लस कैरियन यानी बिफोर प्लस न्यूक्लियस, ईयू प्लस कैरियन दैट इज आफ्टर न्यूक्लियस। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो, टेक ना लगाया करो, इतनी बात तो तुम्हें समझ, टेक ना लगाओ हाथ में, आधा फोरब्रेन काम नहीं करता है, फिर गलती आंसर देती हो, सही है। यूकैरियोटिक आर दोज सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, दीज सेल्स या ऑर्गेनिजम्स have well defined nucleus। इसमें well defined nucleus होगा और these are larger than prokaryotic cells। ये cells कैसी होंगी, are larger than prokaryotic cells, लार्जर होती हैं। अच्छा न्यूक्लियर रीजन ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का। जो यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें ऐसा होगा। अच्छा यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होगी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन डबल होगी। सेल वॉल जरूरी नहीं है, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो अभी हम जो रिद्धि कह रहे हैं उसकी बात की हम बाद में चर्चा करेंगे। इन्होंने दो तरीके से बोला, देखो इन्होंने अलग बात कर दी। ये कह रहे हैं सर यूकैरियोटिक को दो पार्ट में बांटो। कौन कौन से पार्ट में बांटो? ये सही कह रही है, यूनिसेलुलर बांटो और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हो, एक ही सेल हो लेकिन हर चीज हो। देखो न्यूक्लियस हो, क्या हो इसमें, न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो, मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसी तरह से बहेगा जैसे वहां बह रहा है जेनेटिक मटेरियल। किसी चीज को बंद कर दो तो प्रॉपर रीजन हो जाता है, और ऐसे धागे बहते रहे, न्यूक्लियर रीजन जेनेटिक मटेरियल डीएनए बहते रहे, तब तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड। बोलो बात समझ में आ गई? तो लवनिका इसमें जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है वो बताओ। बताती तो नहीं हो, आप बोलो बेटा। अरे वाह, दैट इज, ये कह रहे सर ये तो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक की बात कर रही हैं, ये क्या है बताइए। और इसके चारों तरफ क्या है, बोलो बोलो, अभी बताया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत हार्ड वर्ड है, तुम नाभिकीय झिल्ली भी बोल सकती हो, हिंदी ज़्यादा आसान है, इंग्लिश इज सो टफ। नाभिक और नाभिकीय झिल्ली तुम ऐसे बता बोलो, लेकिन कोई बात फारसी में बोलो, अरबी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगी, बोलो ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगी, तो बोला पर मेम्ब्रेन का मतलब है इट इज ए कवरिंग। मेम्ब्रेन समझती हो ना, तो इसे क्या बोलोगी, न्यूक्लियर। बोलो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों की बॉडी में क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, लंग्स है, ये सब होते हैं। ऐसे ही सेल में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, उनको ऑर्गन्स नहीं कहेंगे क्योंकि सेल खुद ही छोटी सी है, तो उसके ऑर्गन को ऑर्गेनेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गन नहीं बोलेंगे, जैसे सेल्स ऑर्गेनेल्स,
उसी के नाम के आधार पर, सही है। तो अब जरा देखो, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, यहाँ पे क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, सही है। एक चीज हम थोड़ा बोल रहे हैं, देखें इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ उसे क्या कहते हैं, ज्यादा, ये तो बहुत तेज हो गए हैं। इन्होंने धीमे बोला लेकिन हम आपको बताते हैं, इन्होंने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। पहले दिन जो पढ़ाया गया था इन्हें आज तक याद है, इनका रियाज देखिए, गजब का, कितनी बड़ी बात है। क्या बताया इन्होंने, इसके अंदर क्या भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या तैर रहा है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं, न्यूक्लियस में ही है, बस इसमें कवर हो गया, सही है, उतनी चीज है, कवर हो गया। अब उसके अंदर जो लिक्विड रह गया उसको हम साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस का हो गया, तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है। अच्छा, इस चीज को, इसके अंदर ये जो तैर रहा है उसे क्या कहेंगे बताइए, ये जेनेटिक मटेरियल है, सही है, जेनेटिक मटेरियल। थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे, इसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उन ऑर्गेनल्स के हम नाम आपको बाद में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग काम करेंगे, कोई रेस्पिरेशन करेगा, कोई न्यूट्रिशन करेगा, कोई एक्सक्रीशन करेगा, सब जैसे भी हमने बताया ना, उसमें ऐसा है। तो अलग अलग काम इसी के अंदर हो रहे हैं, किस सर, लेकिन उनके लिए ऑर्गन, सही है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है जिसको कहेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स। क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स, ऐसा हो सकता है। लो, लाइसोसोम बता दिया इन्होंने, लाइसोसोम के अंदर भी कुछ भरा होगा, ये लाइसोसोम है। ऐसे और भी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब है कि अब हम असली बात पे आए, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। दिव्यांशु, क्या आप मुझे बताएंगे ऐसे कौन से 4 ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक? बोलो। क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। फिर से देखो, ऐसे याद रखो, अमीबा, इसका इरेगुलर शेप है, और ये क्या है, जो स्लीपर की तरह है, जूते की तरह, और ये क्या है, यूक्लिना, और ये क्या है, जो छोटे शेप में ऐसा ग्रीन कलर का, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको, दिस इज अमीबा। और ये क्या है, पैरामीशियम। ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी अभी 8 से पढ़ के आए हो 2nd चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फूड। उसको रीयूज करो, जब चीजें पढ़ ली है तो इस्तेमाल करो। ये क्या पढ़ा वहां पे, यूग्लिना, इनके डायग्राम भी थे वहां पे। और ये क्या था, क्लेमाइडोमोनास, सही है। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, एक तो बताना चाहिए था आपको, सही है। कौन कौन से 4 हैं जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, बताओ। हाँ, बैक्टीरिया कैसे कर रहे हो, यूकैरियोटिक बता रहे हो, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा रियाज करो घर में बैठ के, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, अगर ग्रुप हो जाए तो टिश्यू बना दे, ऑर्गन बना दे, ऑर्गन सिस्टम बना दे, और ऑर्गेनिज्म बना दे, ग्रुप होते जाए, डेवलप हो गए तो क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होंगे, फिर से जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोले सर अगर मल्टी सेलुलर है तो सर उसमें सेल वॉल भी हो सकती है, और दूसरा क्या बताया, सेल वॉल नहीं भी हो सकती है। जैसा कि आपके बीच में ये बैठी, इनकी किताब में लिखा है, सबकी किताब में नहीं लिखा है लेकिन इनकी बुक में ये सब लिखा है, तो इनकी बुक में जो लिखा है वो हम आपको लिखा है। इनके पास पुरानी बुक है, शी इज सो प्रेशियस वेटरन अमंग अस। प्रोकैरियोटिक और फिर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर तो छोड़ो, मल्टी सेलुलर में सेल वॉल भी हो सकती है,
इन्होंने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि इनकी बड़ी सिस्टर के पास जो पुरानी होती है उससे पढ़ा होगा, हम लोगों को तो नहीं पता था। मल्टी सेलुलर में क्या हो सकता है? सेल वॉल भी हो सकती है। सेल वॉल समझ आई बात की नहीं? ओल्ड बुक में लिखा पूरा प्रोजेक्ट जैसा हम लोग समझ, ये देखो, ये हम लोग की डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर। मल्टी सेलुलर सेल वॉल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। अब देखो, पहले सब चीज लिख लें, फिर उसके बाद दिव्यांशु से सबका एक एक एग्जाम्पल पूछें। मल्टी सेलुलर के दो बाइफर्केशन साची क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से दो तरीके के हों? जो मोड़ने पर टूट जाएं और जो मोड़ने पर टूट रहा है। और खीरा ककड़ी मल्टी सेलुलर भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से अविश? दैट इज विथ सेल वॉल, और दूसरा क्या है? सही है, दैट इज विथ सेल वॉल, और दूसरा विदाउट सेल वॉल। जो सेल वॉल के साथ हैं उनमें एक ऐसा है जो खाना बनाता हो और ग्रीन कलर का हो, और एक खाना ना बनाए बस टूटने का ही काम करे। तो जो ग्रीन कलर का हो और खाना बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। खाना बनाने को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनाना, वो प्लांट है। और ऐसा भी कोई व्हाइट कलर का है मल्टी सेलुलर जो सिर्फ टूट जाए। मशरूम खाते हो? मशरूम क्या है? व्हाइट कलर का होता है कि नहीं? एक होता है खाना बनाए और एक होता है खाना ना बनाए। तो दैट इज विथ सेल वॉल तो है, लेकिन एक हो गया प्लांट। प्लांट क्या करेगा? ग्रीन होगा, खाना बनाएगा, क्लोरोफिल होगा। और फंगी क्या करेगा? खाना नहीं बनाएगा। सही है। और विदाउट सेल वॉल का कोई एग्जांपल दो। ह्यूमन, सही कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ अब जरा ध्यान दीजिए कि differentiate between unicellular and multicellular organisms. Name one organism that is unicellular prokaryotic. Organisms that are unicellular. दो एग्जाम्पल दें। Organisms which are multicellular with cell wall, सेल वॉल के साथ हो। मैंगो ट्री एक एग्जाम्पल दे देना। विथ सेल वॉल, multicellular and make their food, यानी ग्रीन हो, जो अपना खाना बनाते हैं वो हरे होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दो। Organism with cell wall, multicellular and do not make their food.
organisms which are multicellular and multicellular हैं and no cell wall. Question number 3, make flow chart of organism without defining. सिर्फ flow chart बनाना है. फ्लो चार्ट में सबका नाम लिख दो क्या क्या है और सबके एक एक एग्जाम्पल लिख दो. ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल. बताओ सेल वॉल हो, मोड़ने से टूट जाए. खीरा, ककड़ी, किकुम्बर, मैंगो ट्री, ये लिख सकते हो और नहीं तो तुम्हारी मर्जी है. मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल, इन ये भी लिख सकते हो. ये भी तुम्हें मशरूम अच्छा लगता है तो मशरूम लिख दो, और मैंगो अच्छा लगता है तो मैंगो. सभी में टूट जाते हैं, टूटने वाला कोई लिख दो. सही है. ये वाले का डू नॉट मेक देयर फूड. सेल वॉल हो लेकिन अपना खाना ना बनाए. हरे ना हो, सफेद हो, मशरूम खाना ना हो. सेल वॉल हो. सेल वॉल किसमें होती है? मशरूम में होती है. जो टूट जाओ सेल वॉल है लेकिन खाना ना बनाए. व्हाइट कलर वाले में क्लोरोफिल होगा क्या? तो नहीं बना. फिर भी कहीं डाउट हो तो पूछ लेना क्योंकि नई चीज है. एक दो छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं. एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक में तो बहुत एग्जाम्पल हैं. अमीबा भी हो सकता है और इसके अलावा फंगी भी हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है और एनिमल भी हो सकते हैं जैसे हम लोग. ये सब इसी के हैं. इसलिए इसकी दो कैटेगरी है. एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. इतनी बात आपको ध्यान दिला दें कि जो प्रोकैरियोटिक हैं ये हमेशा एक सेल के ही होते हैं. ये सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर. क्योंकि इनमें टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनिज्म पहुंच ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पहुंच ही नहीं पाता. इनके पास न्यूक्लियस होता नहीं है. ये संगठित क्या होंगे? कैन दे बी यूनिफाइड? ये कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे. हाँ, इनमें वेल डिफाइंड है इसलिए कभी कभी ये सिंगल सेल के भी है. यूनिसेलुलर हुआ तो उसका साची कोई बाइफरकेशन है ही नहीं. जैसे कि इसका एक एग्जांपल क्या हो गया? अमीबा. हाँ, मल्टी सेलुलर हुआ तो फिर दो केस हो सकते हैं. या तो उनमें सेल वॉल होगी और या फिर सेल वॉल नहीं होगी. सेल वॉल होगी तो दो केस हो सकते हैं. या तो वे खाना बनाएंगे और या फिर खाना नहीं बनाएंगे. डू नॉट मेक फूड. अगर खाना बनाएंगे तो प्लांट्स कहलाएंगे. अगर खाना नहीं बनाएंगे तो फंगी कहलाएंगे. फंगी का एक एग्जांपल क्या है? मशरूम, ब्रेड मॉल्ड. ब्रेड मॉल्ड भी देखा होगा तुम लोगों ने, ब्रेड पे आ जाता है. अच्छा, अगर सेल वॉल ही नहीं होगी
तो वे हम लोग हों, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, एनिमल्स, ह्यूमन भी बाइकोडल एनिमल्स हैं, जबकि दूसरे एनिमल टेट्राकोडल हैं। तो अब हमारे में मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं, जनरली स्मॉल इन साइज, जबकि ये कैसे होंगे, जनरली लार्ज इन साइज। इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर का, 1 माइक्रोमीटर से 10 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, इतना पार्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मिलियंथ मीटर, 1 मीटर का इतना छोटा हिस्सा। अगर तुम इसे ऊपर ले जाओ तो क्या कहोगे, -6 मीटर। बोलो समझ में आया, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, कितना मीटर, बहुत छोटी चीज होती है। मीटर के 10 लाख टुकड़े करो, एक टुकड़े को 1 माइक्रोमीटर, सही है। तो ये इसका नाम क्या कहलाता है, म्यू को, इसे पढ़ा जाएगा म्यू, लेकिन बोला जाएगा माइक्रो। तो क्या पढ़ा जाएगा, म्यू, और मीनिंग इसका क्या है, 1 माइक्रो मीटर, ये भी ग्रीक का वर्ड है, सही है। तो प्रोकैरियोटिक का साइज क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, जबकि इसका 5 से 100 है। जरा देख लो इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन, इसका साइज क्या दिया है, बताओ, लिख के बताओ, 5 to 100 माइक्रोमीटर मिला पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में देखो। तो ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज लार्जर इन साइज, मिला कि नहीं, अभी नहीं मिला, एक और पेज पर मिल गया, यस सर, आया अभी तक नहीं है, इनके में नहीं है। अब देखो, ये छोटे होते हैं और ये कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब देखो इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा होगा, बताओ, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, ये फिल इन द ब्लैंक्स 3 नंबर का आता है, एंड नोन एज, सही बोल देंगे, एंड known as nucleoid, ठीक है, न्यूक्लियोइड। अच्छा इसमें क्या बोलेंगे, बोलो, न्यूक्लियर रीजन इसका कैसा है, वेल डिफाइंड। अच्छा, एंड सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो तुम्हें दिखाया था कि नहीं है कभी सेल बना के, सेल में मैंने क्या दिखाया था, ये सेल है और इसकी डबल मेम्ब्रेन की सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो सेल हो गया, इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन होती है अनुष्का। तो ये जो न्यूक्लियर रीजन है इसमें क्या लिखा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप। एनवेलप में चिट्ठी डाली जाती है, तो वैसे इसे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें पढ़ो, स्पेलिंग क्या है, इसका फिलिंग ब्लैंक्स कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज वेल डिफाइंड। अगला देखो, क्रोमोसोम, इसके अंदर ये देखो
इस चीज को लवनिका आप क्या कहेंगे? सही कह रही। अब इसे क्या कहोगी? ये चीज जेनेटिक मटेरियल कहोगी। तो इसको जो जेनेटिक मटेरियल है ये दिखने में ये ऐसा होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए भी कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन इसी को डीएनए भी कहते हैं। इसी में सब कोड है। जो फीचर तुम अपने मम्मी पापा से मिलती जुलती हो ये इसी में है। मम्मी पापा हमें क्या देते हैं? डीएनए देते हैं, और फिर उसी से सेल ग्रोथ होते होते हम एक सेल से इतने बड़े बन जाते हैं। लेकिन हम दिखते क्यों उनके जैसे? बताओ। हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, आप अपनी मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, और आपके घर में जो आपने डॉगी पाल रखा है वो अपने मम्मी पापा जैसा दिखता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब है डीएनए का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिससे हमारे अंदर एक फीचर पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? जीन। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे हमको बदलने की कोशिश ना करो, ये तो हमारे जीन में है, ये मेरे मम्मी पापा से है, तुम क्या बदलोगे? बोलते नहीं कई बार हम लोग। तो जीन का मतलब है यहीं से आया। जो जीन में चीज़ है उससे कोई बदल नहीं सकता। जो हमारा बिहेवियर है उसे तो बदला जा सकता है, लेकिन जो जीन से आए बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। बोलो, नहीं बदल सकता। फिर से समझो। कहने का मतलब है कि अगर यही डीएनए कंडेंस हो जाए तो इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। जैसे तुम्हारे पास ऊन का गोला होता है, खोलते चले जाओ तो पूरा एक गोला हो, थ्रेड का गोला, खोलते चले जाओ, ऐसे ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इसी को तुम खोलोगी अनुष्का, तो क्या बनेगा? इससे इतना सारा डीएनए निकलेगा कि उससे तुम पूरे अर्थ को घुमा लो। सही। मेरा कहने का मतलब है अगर ये खुला है तो इसे डीएनए कहो, और ये कंडेंस्ड है। क्रोमोसोम कुछ नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? बोलो, कंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल। क्या कहेंगे? मटेरियल। इतनी बात समझ आ गई? इसी में जब तुम ये यहाँ से यहाँ तक जीन है, वैसे तो पूरा डीएनए है, लेकिन जिससे कोई एक फीचर डिसाइड हो उसे क्या कहोगे? वैसे पूरा डीएनए, पूरा तो डीएनए। वही चीज अगर यहाँ कंडेंस हो जाए तो जीन वहां भी हो सकता है, और यहाँ हो जाए तो यहाँ भी तो जीन हो सकता है कि नहीं हो सकता? सही है। एक क्रोमोसोम में 2000 जीन होते हैं। कितने होते हैं? 2000। टोटल जीन कितने होते हैं क्रोमोसोम में? बोलो। 2000 जीन होते हैं। और हम लोगों के सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर क्रोमोसोम होगा। क्या होगा ऐसे? क्रोमोसोम। तो 23 मम्मी से मिले और 23 पापा से मिले। तो हमारे न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है? बोलो। जैसे ही मैंने बोल दिया कि 23 पेयर क्या है? बोल दो तो डीएनए है। सही है। और 23 पेयर ऑफ क्या है बताइए? क्रोमोसोम। सही है। इसको अगर कंडेंस करोगे तो सिर्फ एक क्रोमोसोम बने। जब धरती बनी थी तो सिंगल डीएनए था, फिर टूट के बहुत सारे प्राणी बनते रहे। तो इनिशिएटिव ना लगाओ, तभी थोड़ी गड़बड़ है क्या? थोड़ी सी ना। चलो, समझ में आ गई बात कि नहीं बेटा? कि इनमें कितने क्रोमोसोम है बताओ? जो हमारी थर्ड अब डिफरेंस आने वाली, सिंगल क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? और जबकि दूसरे सब में कितने क्रोमोसोम होंगे? जो यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा। वही टूटते गए, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो टूटते गए कि नहीं? तो इसमें कितने होंगे? एक क्रोमोसोम। और इसमें मोर देन वन। बोलो, बात समझ में आ गई? क्रोमोसोम कंडेंस्ड डीएनए और खुल जाए तो फिर वो अनकंडेंस्ड डीएनए और जीन तो कहेंगे नहीं? अच्छा, इसमें क्या लिखा है? बोलो, कितने क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम सिंगल। और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम। फिर से देखें इस चीज को कि
और इसमें ये बाहर में क्या है? पाइलस। अभी देखा था ना एक वीडियो में, उसमें एक्चुअल था। दिस इज पाइलस। लवनिका ये बताओ, ये आउटर वाले में क्या लिखे और इनर वाले में क्या लिखे बताओ। रिद्धि सेल वॉल और इनर वाले में सेल वॉल मेम्ब्रेन। अच्छी बात है। इसमें क्या लिखे? साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये न्यूक्लियोइड। हाँ लवनिका, इसको क्या लिखें जो डॉट डॉट है? राइबोसोम। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अनुष्का क्या कहना चाहती है? उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है। ये कहती हैं कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसा ये बोल रही हैं। उनमें से 4 के तो इन्होंने नाम भी बता दिए हैं, इनके बारे में हम लोग को आज तक पता भी नहीं था, ये बताती चली जा रही है। इनका कहना है कि ये न्यूक्लियस है। पहली बात बताया इन्होंने कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा पोर्शन है। जब हम लोग क्लास में आए थे तो 9-20 पे उसी की इन्होंने चर्चा की थी, न्यूक्लियोलस बोला था, याद है? बोला था कि नहीं? अभी आते ही बोला था। पढ़ के आई, इनके स्कूल में हो गया तो बता रही है। ये कह रही है सिर्फ ये न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है बोलो? न्यूक्लियोलस। क्या कह रही है? न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है बोलो? या फिर इन्होंने वीडियो देख लिया होगा, ये मुझे मालूम नहीं इनके बारे में, ज्यादा मैं जानते ही नहीं इनके बारे में। ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ तक देख लिया ना? अभी ध्यान देना, ये क्या? ये देखो, The nucleus also contains a nucleolus, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, which is a structure उसमें से where राइबोसोम निकलते। ribosomes देखो जरा येलो कलर के, यही तो उसमें थे। after ribosomes leave देखा वो जो nucleus, डॉट डॉट, they will ये न्यूक्लियस है। एक चीज तुम्हें अब और बतानी पड़ेगी। अब ये बताना है लवनिका कि ये जो न्यूक्लियस है ये घिरा किससे है? ये बताओ, ये चीज, ये क्या? ये वीडियो में भी अभी बताया था, लेकिन अभी तुम्हें बताना, ये किससे? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक लो। एक चीज बताते नहीं है, रेटिकुलम। दिव्यांश दूसरी चीज पहले छेड़ देते हैं। हम यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इन्होंने कहा सर ये राइबोसोम यहाँ से निकला है येलो येलो, और जिस पे बैठ गया है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कह रहे हैं निकला तो है, लेकिन जिस पे बैठ गया ये येलो वाला, उसको क्या कहेंगे बोलो? और जिस पे नहीं बैठा वो बिल्कुल स्मूथ है, उसको क्या कहोगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे बैठ गया, देख लो। अब साची इसका नाम बताओ बोलो। हार्ड बहुत है लेकिन बताना होगा, आप बोलो। रफ। बैठ गया तो रफ, और नहीं बैठा, क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं बैठा हुआ दिख रहा है येलो कलर का? तो वो क्या कहलाएगा बोलो? रफ। That is called rough endoplasmic reticulum, ER। सही है। और जिस पे नहीं बैठा उसे क्या कहोगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तुम लोगों ने ध्यान से सुना, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो रफ है उस पे राइबोसोम बैठा है और वो प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? और जिस पे नहीं बैठा है वो ऑयल, लिपिड बनाएगा। लिपिड या फैट होता है, तो ये क्या बनाएगा बोलो? फैट मेकिंग फैट। ये क्या करेगा? स्मूथ वाला क्या बनाएगा? फैट वाला फैट बनाएगा, ऑयल बनाएगा, मेक्स फैट। और जिस पे बैठ गया राइबोसोम वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन
मेक्स प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई? 2 सेल ऑर्गेनेल अभी तक इन्होंने बता दिए, वो कौन कौन से? रेटिकुलम और दूसरा न्यूक्लियोलस। माइटोकॉन्ड्रिया तो अभी बताएंगे। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? आगे देखो, अब तीसरी चीज है देयर इज। इसने क्या बना दिया बताओ? प्रोटीन बनाया और क्या बनाया? बताया करो, स्मार्टली बताओ। फैट बनाया और प्रोटीन। इन दोनों चीजों को पैकिंग कर करके सब जगह भेजने का काम किसका है? बोलो। गाल्जी ऑपरेटर्स। इसका काम क्या है? बोलो। गाल्जी बॉडीज। इसका नाम क्या है? गाल्जी बॉडीज। इसका काम है पैकिंग एंड डिस्पैच। ये लॉजिस्टिक सेक्शन है, उपस्कर अनुभाग। ये सब बना रहा है, यहाँ जाएगा और इसको पैकिंग करके क्या करेगा? भेजेगा। जरा वीडियो में देखो, अगला गाल्जी बॉडीज ही है। देखो कैसे पैकिंग कर रहा है। ये देखो। 2 types of ER. देखो Rough ER has ribosomes attached to it, अभी and देखा? smooth ये देखो ER rough है। doesn't ये have कैसा है? ribosomes attached to it. बोलो। The अब देखो, ये क्या endoplasmic है? reticulum पढ़ो is a इसमें। membrane-enclosed passageway for transporting क्या निकाल रहा है? materials, such as the proteins प्रोटीन बनाना है कि synthesized नहीं by वो? ribosomes. निकल के भी जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर। Proteins and other materials emerge ये from देखो the निकल रहा है। endoplasmic reticulum निकल के आ रहा है in ना small प्रोटीन? vesicles, where ये the निकला। अब कहाँ Golgi जा रहा है बताओ? apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. अभी देखा किसके ऊपर पहुंचा? यहाँ से निकल के तुमने वही डायग्राम देखा था, यहाँ से यहाँ पहुंचा। देखा था अभी? ये अब क्या करेगा? ये गाल्जी बॉडीज में जाएगा, ये इसको पैकिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, Proteins move डिस्पैच through the Golgi करेगा। body. They're Check. customized into ये देखो, कस्टमाइज कर रहा है। हेलो, हाँ अभी खुला हुआ है, आ जाओ। ठीक है, चलो। forms that the cell can use. ये देखो, उसको मॉडिफाई कर रहा है, घुमा The फिरा। Golgi body does this by folding the proteins ये into प्रोटीन usable है और shapes, ये कौन सा अटैच हुआ? or adding other materials onto them. देखो बहुत बड़ी बात कर। ये क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? लिपिड। लिपिड बोल सकते हो, फैट बोल सकते हो, ऑयल बोल सकते हो, तीनों एक चीज। बोलो। हाँ? ये देखो अभी बताएंगे। फैट का दूसरा नाम यहाँ क्या लिखा है बताओ? लिपिड। अच्छा, ये दोनों अटैच हो गए, अब इसे ही कहाँ भेजेगा बताइए? ये गाल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड को यहाँ भेज देगा सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। बताओ सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड का। किसका बना होगा? यहाँ से प्रोटीन लिया, यहाँ से लिपिड लिया, पैक करके यहाँ भेज दिया। अभी दिखाया नहीं पैकिंग? पैक करके भेज दिया। तो ये मुझे बताइए अभी सेल मेम्ब्रेन किसका बना होगा? प्रोटीन एंड फैट। सही कह रहे हो। तो लिखो इस चीज को, सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अगली चीज देखो, यहाँ पर सेल जो ग्लूकोज लेगी उसको तोड़ के खाना कहाँ बनाया जाएगा? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। तोड़ के खाना कहाँ बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर सेल के अंदर कोई हानिकारक कीटाणु आ जाता है तो उसको मारने का काम कौन करेगा? इसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसका क्या नाम है? बोलो। लाइजोसोम। ये ब्लास्ट हो जाएगा और उसको खा जाएगा, या वो कीड़े के पास जाके जो पैथोजन है बैक्टीरिया खा जाएगा। एक और चीज है इसमें ग्रीन कलर की, अगर वो प्लांट ग्रीन हुआ तो सब में, हम लोगों में नहीं होगा लेकिन किसी किसी में होगा, उसका क्या नाम होगा? प्लास्टिड्स। उसमें ऐसा स्ट्रोमा, रोटी जैसा स्ट्रक्चर होगा और वो क्लोरोफिल भरा होगा। और बोलो उसका क्या नाम है? प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। ठीक है। तुम
बिना बोर्ड को देखे अगर लवनिका हमको 5 सेल ऑर्गेनल बना दोगे तो तुमको इनमें से एक पेन के नाम दिया जाएगा। उधर मत देखो। अविश 5 बताने, तुम्हारी मर्जी का पेन तुम्हारे हाथ। श्रेया बोलो। और ये की बात है वो ठीक है। साची बताओ 5। प्लास्टिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गार्डियन। ठीक है, इतनी बात समझा गई। अब जरा देखो, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है काम, आगे का काम देखिए। हमको 2 काम करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एंड लेबल दिस। लेबलिंग में हटाने जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लो, इसको लेबल करना, बनाना भी है, लेबल भी करना। ये है यूकैरियोटिक सेल और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो इन्हीं का ही है, एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गई और ये कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। तो पहला क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा क्या है? मेक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड लेबल इट। चलो हटा दें इसकी लेबलिंग, बता दें।